तो तुम्हारा 20th सेंचुरी बॉयज के फर्स्ट पार्ट में स्वागत है। तो तुम्हारी इतनी रिक्वेस्ट के बाद जी हाँ हम आ गए, और अब मेरी भी थोड़ी रिक्वेस्ट सुनो। इसकी स्टोरी एकदम से पेस नहीं पकड़ेगी, ये साइकोलॉजिकल मांगा है, इसमें टाइम लगता है। शुरू में ही बड़े बड़े धमाके मिलने चालू नहीं हो जाएंगे, पहले कुछ चैप्टर्स में बिल्डअप है और उसके बाद चीजें होना स्टार्ट होंगी और हर चीज एकदम ध्यान से सुननी होगी। इसमें धीमे धीमे मिस्ट्रीज भी खुलेंगी जो तुम्हारी फाड़ कर रख देगी, और उस फाड़ने वाली फीलिंग को फील करने के लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर तुम ये सारी बातें समझ गए हो then you can enjoy this masterpiece, otherwise fuck off। And yes, नाओकी उरासावा को टाइम के साथ खेलना बहुत पसंद है, इसलिए हम इसकी स्टोरी में फ्यूचर जाएंगे, फिर पास्ट जाएंगे, फिर प्रेजेंट भी जाएंगे, तो ऐसा होता रहेगा। इसकी आदत डाल लेना। तो इसमें कुल 249 चैप्टर्स हैं और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 1 से 10 तक। यस, 10 चैप्टर्स। तो चलो बिना वक्त गवाए इस मास्टरपीस को स्टार्ट करते हैं। यारे चैप्टर 1, फ्रेंड। तो चैप्टर की शुरुआत होती है 1973 से। हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जहां रिसेस टाइम हो रखा था और क्लास के स्पीकर्स में कोई गाना बज रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसे उस रूम में बंद कर रखा था। वहां एक शख्स खड़ा था और वो उस गाने की सीडी को निकाल कर रॉक एंड रोल म्यूजिक की सीडी उसमें लगाए थे, और उस दिन पहली बार स्कूल में रॉक एंड रोल म्यूजिक बजता है। और अब हम 21st सेंचुरी में आते हैं जहाँ यूएन हेडक्वार्टर्स में एक शख्स स्पीच दे रहा होता है और बताता है कि हमने पिछले 20th सेंचुरी में कई वर्ल्ड वॉर देखे, कई तबाही देखी, और उस सब का सामना करते हुए हम आज 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमें उन सब का स्वागत करना चाहिए जिन्होंने हमें इस सेंचुरी में आने में मदद की। तालियों से स्वागत कीजिए टू द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। और फिर वहां से कुछ आदमी आते हैं और बस यहीं से सीधा सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात में एक लड़की अपने घर में सो रही थी और उसे धम-धम की आवाज सुनाई दे रही थी। वो खिड़की के बाहर देखती है तो एक बड़ा सा जायंट रोबोट वहां खड़ा था। अब हम टाइम में थोड़ा पीछे 1997 में आ चुके हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर केंजी एक ग्रोसरी स्टोर को संभालता है अपनी माँ के साथ, और उसकी पीठ पर जो बच्चा है उसका नाम काना है और वो उसकी बहन की बेटी है। उसकी बहन काना को उसके पास छोड़कर गायब हो चुकी है। उन्हें ये भी नहीं पता कि इसका असली बाप कौन है, और जब तक उसकी बहन वापस नहीं आती उसे इसका ख्याल रखना होगा। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं। केंजी उनसे पूछता है तो क्या आपको मेरी बहन के बारे में कुछ पता चला? वो कहता है कि हम यहाँ किसी और दूसरे केस की वजह से आए हैं। वैसे पहले यहाँ ग्रोसरी स्टोर की जगह बार शॉप थी ना? केंजी कहता है हाँ, वो मेरे पापा चलाते थे। पुलिस वाला कहता है इसका मतलब तुम अभी भी पर्सनल डिलीवरीज करते हो? केंजी कहता है नहीं, हम करते हैं सिर्फ उन्हें जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं। पुलिस वाला कहता है तो तुम प्रोफेसर सेकिशामा को भी डिलीवरी करते होगे? वो कहता है हाँ, उन्हें भी करते हैं। लास्ट 2 हफ्ते पहले ही एक डिलीवरी गई थी। वैसे उन्हें हुआ क्या है? पुलिस वाला कहता है उनकी पूरी फैमिली एकदम से गायब हो गई है। केंजी कहता है हाँ, अरे यार मुझे उनसे पेमेंट भी लेनी थी। उसके बाद केंजी शिकिशामा के घर पहुंचता है जहाँ सच में कोई नहीं था। वो अपनी खाली बोतल उठाकर वहां से जा रहा होता है कि तभी उसे दरवाजे पर एक सिंबल दिखता है। और अब फिर से हम टाइम में पीछे जाते हैं 1969 जहाँ केंजी और उसके दोस्त काफी छोटे होते हैं और झाड़ियों में उन्होंने अपना एक सीक्रेट बेस बना रखा था। वो बातें करते हैं कि यहाँ वो क्या क्या मौज कर सकते हैं। तभी वो देखते हैं कि 2 मोटे ट्विंस वहाँ आते हैं, यानवो एंड माबो, जो कि उनके स्कूल में भी बुली करते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें नोटिस नहीं कर पाते और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उनका एक फ्रेंड उन्हें एक कागज दिखाता है जिस पर वही सिंबल बना हुआ था। वो कहता है ये है सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं यानी कि 1997 में, जहाँ एक बंदा स्टेज पर आता है और वहां भीड़ चिल्लाने लगती है फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, और फिर वो बंदा हवा में उड़ने लगता है और स्टेज पे भी वही सिंबल बना था। चैप्टर 2, कैरियोके। आई प्रेजेंट टाइम जो हमारा है वो है 1997, ये याद रखना। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि पुलिस वालों को एक घर में लाश मिलती है जिसकी मौत उसके शरीर से सारा खून बहने की वजह से हुआ था, और उसके घर में कुछ अजीब सी मशीनें भी थी। अब जिसकी मौत हुई थी उसका नाम कानेदो शोतो था और वो ओचानामिजू इंजीनियरिंग कॉलेज का एक स्टूडेंट था। एक पुलिस वाला बोलता है मैंने इस वायरस के बारे में एक अखबार में पढ़ा था, यह अभी अफ्रीका में इस टाइम प्रेजेंट है और ये वायरस तुम्हारी बॉडी से सारा खून ड्रेन कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंजी अपने दोस्त की शादी में आता है और उस दोस्त का नाम कैरियन होता है जिसे वो मेंडेक भी बुलाते हैं बिकॉज ऑफ हिज फेस। अब हम फिर से 1968 में आते हैं जहाँ वो सारे दोस्त एक शूटिंग का गेम खेल रहे थे। कैरियन केंजी को शूट करता है और गेम के मुताबिक अब उसे 10 बार
आई एम डेड काउंट करना होगा। ये बोलने के बाद केंजी कहता है अब मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। नाउ विद द निंजा स्क्वाड विल प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम इविल। अब प्रेजेंट टाइम में केंजी वो सिंबल अपने दोस्तों को बनाकर दिखाता है कि तुम्हें ये सिंबल याद है। पता नहीं मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा, लेकिन देखा देखा लग रहा है। उसकी दोस्तों को भी वो याद नहीं आता। फिर केंजी अपने दोस्त के लिए वेडिंग स्पीच देता है। उसके बाद हमें वो सिंबल दोबारा दिखाया जाता है जिसके आगे वही मिस्टीरियस बंदा फ्रेंड बैठा होता है। वो सामने वाले बंदे से कहता है नाउ यू आर डेड, क्लोज योर आईज और 10 बार रिपीट करो आई एम डेड। देख रहे हो, उनके गेम से मैच कर रहा है। उसके बाद टॉयलेट में यामा-सान और चो-सान दोनों पुलिस वाले मिलते हैं। चो-सान, मुझे पता चला है कि आप प्रोफेसर शिकीशिमा के केस पर काम कर रहे हो। पता है मैं एक मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ। उसमें जो स्टूडेंट वायरस की वजह से मरा वो पता है प्रोफेसर शिकीशिमा का स्टूडेंट था। क्या हो सकता है कि इन दोनों केसेस में सिमिलरिटीज हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं तो केंजी कह रहे हो कि मैं गाना गा रहा होता। चैप्टर 3 द बॉय हु बॉट अ गिटार। अभी हम 1969 में आते हैं जब केंजी और उसके दोस्त अपने बेस में बैठे हुए एक रेडियो में एक म्यूजिशियन का कॉन्सर्ट सुन रहे थे। और केंजी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उस कॉन्सर्ट में 5 लाख लोग आए थे। और उस रॉक म्यूजिक को सुनने के बाद केंजी का भी मन अब गिटार बजाने का करने लगा। उसके बाद 4 महीने उसने पॉकेट मनी बचाकर एक गिटार खरीद ही लिया। तभी उसे अपनी एक क्लासमेट यामागुची मिलती है। वो उसे अपना गिटार दिखाता है। अब आगे 10 साल बाद हमें 1979 में केंजी दिखाया जाता है एक नए गिटार के साथ और वो अपने दोस्त स्पाइडर से बात कर रहा होता है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि केंजी का सपना एक म्यूजिशियन बनने का था। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो वो अपने स्टोर की सफाई कर रहा होता है और तभी उसकी वही क्लासमेट यामागुची अपने बच्चे के साथ वहां से निकलती है और वो उससे हाल चाल पूछता है। उसके बाद हमें फ्रेंड दिखाया जाता है और वो लोगों से कहता है एक बुरी खबर है, ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है, लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो बच जाएंगे। चैप्टर 4 स्नॉट टॉवल। केंजी की दुकान पर उसका दोस्त मारुओ भाग कर आता है और उन्हें अखबार में खबर दिखाता है कि एक उनका पुराना दोस्त जिसे वो डोंकी बुलाते थे जो कि टीचर था, उसने अपने ही कॉलेज के रूफ से छलांग मारकर सुसाइड कर लिया। हम फिर से पास्ट में जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि केंजी अपने तीनों दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा होता है और जिसकी नाक बहरी होती है वो डोंकी होता है, लेकिन वो अभी इनका दोस्त नहीं था। बाद में ये तीनों तालाब की ओर जाते हैं फिशिंग करने के लिए जिसमें केंजी और मारुओ दोनों पानी में फिसल कर डूबने लगते हैं, जिन्हें फिर डोंकी बचाता है। वो जल्दी से भाग कर रस्सी लेकर आता है जिससे वो उन्हें बाहर खींच पाते हैं और उस दिन के बाद वो उनका दोस्त बन जाता है। हम फिर प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ केंजी डोंकी के फ्यूनरल में जा रहा था कि तभी उसे अपने डोर के पास एक लेटर मिलता है जो डोंकी ने उसे मरने से पहले भेजा था, जिसके अंदर वही सिंबल बना हुआ था और वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें ये सिंबल याद है। चैप्टर 5 नाइट ऑफ द साइंस रूम। हम देखते हैं कि केंजी और उसके सारे दोस्त डोंकी के फ्यूनरल पे खड़े थे। उसके बाद सब फ्यूनरल का खाना खा रहे होते हैं। तभी कैरियन और उनका एक दोस्त मोन-चान वहां आते हैं और वो बैठ के बातें करने लगते हैं कि आखिर डोंकी ने सुसाइड क्यों किया। अगर उसे कोई प्रॉब्लम थी तो उसे हमसे बात करनी चाहिए थी। तभी मोन-चान को एक बात याद आती है। मोन-चान कहता है एक बार स्कूल के दिनों में मेरी ड्यूटी लगी थी साइंस रूम के एक्वेरियम को साफ करने की, लेकिन एक्वेरियम को साफ करने के बाद मैं एयर पंप को दोबारा चालू करना भूल गया, जिसकी वजह से उसमें सारी मछलियां मर सकती थी। अब इसीलिए हम रात में स्कूल वापस जाते हैं, लेकिन उस साइंस रूम में कुछ दिनों पहले ही एक बंदा मरा था जिसका नाम कात्सुमोतो था और उमर्स के हिसाब से उसकी आत्मा अभी भी साइंस लैब में ही भटकती रहती थी, इसलिए मुझे अंदर जाने से डर लग रहा था। लेकिन हमारे साथ डोंकी वो भूत वगैरह को नहीं मानता था, इसलिए वो मेरी जगह चला जाता है। लेकिन अंदर स्विच ऑन करने के बाद उसे कुछ दिखता है और वो घबरा कर फर्स्ट फ्लोर से सीधा छलांग मारकर वहां से भाग जाता है और हम भी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। यहाँ तक कि आज तक उसने नहीं बताया कि आखिर उसने वहां क्या देखा था। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। चैप्टर 6 फ्लैग ऑन द मून। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम मसाओ होता है। वो सुबह सुबह फ्रेंड की सीढ़ी के सिंबल को लगाकर उसकी बातें सुन रहा था। हमें दिखाई दे रहा था कि वो उसका काफी बड़ा फॉलोअर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फ्रेंड से एक क्वेश्चन भी करता है, व्हाट इज द हीलिंग। फ्रेंड कहता है मेरे साथ रहना ही तुम सबको हील करता है। दूसरा बंदा क्वेश्चन पूछता है वेयर डिड वी कम फ्रॉम। फ्रेंड कहता है सभी अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो जैसे ये एक फील्ड है और यहाँ हमारा एक सीक्रेट बेस है और अब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। दिस इज वेयर वी मेड अ पैक्ट टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम इविल। फ्रेंड फिर कहता है आई एम कॉलिंस
और मून के ऑर्बिट से मैं आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन को मून पर लैंड करते हुए देख रहा हूँ। मैं इतना क्लोज था मून के, लेकिन उसके बाद भी मैं उस पर कदम नहीं रख पाया। उसके बाद वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फ्रेंड की आंखों में आंसू थे। उसके बाद हम जुलाई 1969 में आते हैं, जहाँ डोंगी केंजी के घर पर बैठकर अपोलो 11 को टीवी पर लाइव देख रहा था। लेकिन उसके बीच ही केंजी सो जाता है। सुबह डोंगी दौड़ कर आता और कहता है कि आखिरकार ह्यूमंस मून तक पहुंच ही गए। दिस वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर अ मैनकाइंड। ये एग्जैक्ट डायलॉग बोला गया था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर कदम रखा था। फिर डोंगी कहता है मुझे भी मून पर जाकर अपना झंडा लगाना है। लेकिन पीछे हम देखते तो उनका एक दोस्त कॉलिंस के लिए बहुत ज्यादा उदास था, जो मून पर नहीं चल पाया। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ केंजी डोंगी की वाइफ से उस सिंबल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे भी उसके बारे में नहीं पता था। लेकिन वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड को एक स्टूडेंट की काफी फिक्र थी, उसका नाम मसाओ कुछ था। वो कॉलेज का टॉपर हो सकता था, लेकिन वो किसी गलत संगत में आकर बिगड़ रहा था। चैप्टर 7 सॉफ्टबॉल। उसके बाद केंजी उस मसाओ की पूछताछ करने के लिए वो उसके हाई स्कूल आता है, जहां से वो ग्रेजुएट हुआ था, और उसे पता चलता है कि उसका नाम तामुरो मसाओ है और वो कॉलेज में प्रोफेसर शिकिशा मसान की क्लासेस अटेंड करता था। तभी उसका नाम सुन के केंजी को कनेक्ट होता है कि प्रोफेसर के घर के बाहर भी यही सिंबल था। इसका मतलब ये सारी चीजें कनेक्ट तो हैं। केंजी पूछता है वैसे उनकी क्लास अभी कहाँ है। वो कहता है अभी वो फील्ड में बेसबॉल खेल रहे हैं। अब केंजी उस क्लास से जाकर मिलता है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि मसाओ काफी दिनों से क्लास अटेंड ही नहीं कर रहा। तभी वो देखकर शॉक हो जाता है कि उन सब की टी शर्ट पर फ्रेंड का सिंबल बना हुआ था। फिर वो बताते हैं कि ये टी शर्ट हमें मसाओ ने दी है। वो किसी कल्ट या ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करता है, जहाँ कोई फ्रेंड नाम का बंदा बैठता है और वो वर्ल्ड डोमिनेशन की बातें करते हैं। केंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये सारी चीजें कनेक्ट है। तभी उनका एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है और उनकी जबरदस्ती करने पर केंजी को फिर उनके लिए खेलना पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंड के पास एक लिस्ट आती है और वो उसमें कुछ लोगों पर पॉइंट आउट करके कहता है कि इन्हें प्योरीफाइड करो। प्योरिफिकेशन का मतलब उस वायरस का यूज करके उनकी बॉडी से पूरा ब्लड ड्रेन करके उन्हें बुरी तरह मार देना। चैप्टर 8 डिग अ होल। हमें दिखाया जाता है कि मसाओ घर पर कुछ अपना सामान पैक कर रहा होता है और तभी वो अपने साथ एक चाकू भी रखता है और अपने घर से निकल रहा था। तभी पीछे से आकर केंजी उससे मिलता है, लेकिन वो उसके कोई भी सवालों को जवाब नहीं देता और एकदम से चिल्लाता है। केंजी कहता है तुम इस सिंबल को जानते हो? वो कहता है यू आर जस्ट वन स्टेप क्लोजर टू फ्रेंड, दिस इज वन स्टेप फॉर मैन बट वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। उसके बाद केंजी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बार में पार्टी कर रहा होता है और तभी वो अपने दोस्तों से इस फ्रेंड के सिंबल के बारे में पूछता है। तभी मूचान कहता है अरे यार मुझे कुछ याद आया, हमने बचपन में फील्ड में कुछ गाड़ा था, हमें वो चलकर देखना होगा, वो हमारा टाइम कैप्सूल था। लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ याद नहीं था। फिर वो उन्हें उस फील्ड में लेकर जाता है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वहाँ बिल्डिंग्स बन चुकी थी। तभी साइड में वो खुदाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देंजी की माँ न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ती है जिसमें एक फेमस रिलीजियस बंदे को मसाओ ने एयरपोर्ट पर चाकू से घोंप कर मार दिया था। वो उसे कहता है दिस इज प्योरिफिकेशन, मतलब ये काम तुम्हें पता चल गया होगा किसने करवाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हें खोदने के बाद जमीन में एक बॉक्स मिलता है जिस पे वही सिंबल बना हुआ था। चैप्टर 9 अ मैसेज। फिर हम फिर से 1969 में आते हैं, जहाँ केंजी अपने दोस्तों से कुछ चीजें मांगते हैं उस टाइम कैप्सूल में डलवाने के लिए, और अब प्रेजेंट टाइम में वो सब के सब वो बॉक्स खोलते हैं। मूचान उसमें हाथ डालता है तो वो डर के मारे पीछे हो जाता है। हम देखते हैं कि उसमें से सबसे पहले एक रबड़ का स्नेक और फ्रॉग निकलते हैं जो कैरेओन ने डाले थे। तभी उसमें से एक बड़ा सा पेज निकलता है जिसपे एक रोबोट बना था, एक लेजर गन, और वो रोबोट सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था और ये केंजी ने बनाया था। अभी तुम्हें लग रहा होगा ये क्या बकवास चीजें बता रहा है, मैंने बोला ना ध्यान से सुनना सब कुछ जो भी बता रहा हूँ। और लास्ट में एक बड़ा सा कपड़ा निकलता है जिसमें फ्रेंड का सिंबल बना था। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि वो बड़े से कपड़े पे सिंबल बनाकर डोंकी ने उसमें डाला था। वो कहता है ऐसे हम फ्लैग बनाकर अपने बेस पर लगाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वैसा ही फ्लैग फ्रेंड के ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डिंग पर लगा था। फ्रेंड अपने फॉलोअर्स को कहता है तुमने आज अखबार में खबर देखी होगी, दिस इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग, द टाइम फॉर डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ हैज कम। और फिर उसके बाद वो लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। चैप्टर 10 यूकीजी।
हमें एक रेस्टोरेंट में एक लड़की दिखाई जाती है जिसमें से मोटी वाली कहती है, मुझे नहीं पता ये कल्ट क्या करता है, लेकिन इनका सिंबल ये अजीब सा है। और कई बच्चों के पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चे इस कल्ट से इन्फ्लुएंस होकर उसमें घुसे जा रहे हैं। इनके कल्ट और ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम भी नहीं है, यहाँ तक कि इनके लीडर का नाम भी बस फ्रेंड है। What the fuck is this? लेकिन उसके बाद भी स्टेडियम भरकर लोग उसकी बातें सुनने आते हैं। बेरोजगारी की सच में हद है। उसके बाद उसकी दोस्तों से बताती है कि उसके कुत्ते ने उसे कितना परेशान कर दिया है। तो वो सिंबल को सही से देखती है और उसे वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। दूसरी तरफ एक फ्रेंड के वेयर हाउस में एक बंदा आता है। उसमें एक बंदा कहता है, सॉरी हमें इसे बनाने में ज्यादा टाइम लग गया। वो कहता है, टाइम लिमिट की चिंता मत करो, बस तुम्हारी बनाई हुई चीज फ्रेंड को पसंद आनी चाहिए। अब जरा लाइट ऑन करो, मुझे देखना है तुमने क्या बनाया। और लाइट ऑन होती है और हमें दिखता है कि वो कुछ बड़ा सा रोबोट टाइप का कुछ फेस था जिस पर फ्रेंड का सिंबल बना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंजी और उसके दोस्त मूचान को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए आए थे क्योंकि वो दोबारा जर्मनी जा रहा था अपनी जॉब के लिए। आते हुए केंजी अपने दोस्तों से कहता है, हमें इस सिंबल को लेकर सीरियस होना होगा। मुझे लगता है डोंकी ने सुसाइड नहीं किया, उसकी डेथ इसी से कनेक्ट है। तभी पीछे से वही लड़की यूकीजी आती है और उसका कुत्ता केंजी के ऊपर चढ़ जाता है और तभी केंजी उसे देखकर कहता है, यूकीजी, यानी कि वो भी इसकी पुरानी फ्रेंड है। और बस यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे नहीं पता तुम्हें स्टोरी ये कैसी लगी होगी, बट एक बात ध्यान रखना, इसमें हर एक छोटा से छोटा कैरेक्टर याद रखना क्योंकि आगे वो सब स्टोरी में एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। एंड यस, अगर तुम्हें थोड़ी स्टोरी सुनने के बाद अजीब लगे तो याद रखना, फिर से कह रहा हूँ, इसके राइटर नाओकी उरासावा हैं जिन्होंने मॉन्स्टर बनाई थी। और पता है 20th सेंचुरी बॉयज कुछ चीजों में मॉन्स्टर से भी ज्यादा तगड़ी है। अगर तुम नए हो चैनल पर और तुमने मेरी पसंद की सीरीज नहीं देखी है तो उन्हें देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो, डिग अ होल हु डजंट वांट। डार्क हो गया।